आज है वर्ल्ड कैंसर डे, यानी विश्व कैंसर दिवस है आज। हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है ये दिन। और इस दिन में हर एक व्यक्ति को ये बताया जाता है कि कैंसर जैसी बीमारी आखिर क्या है, क्यों ये होती है, क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी इसके ऊपर जागरूकता दी जाती है। देखिए, अगर किसी भी बीमारी को अगर हमें हराना है तो सबसे पहला हथियार जो हमारा होना चाहिए वह है हमारी खुद की जागरूकता। और आज इस सेशन के माध्यम से भी आपको जागरूक किया जा रहा है कि आखिर इस कैंसर नामक बीमारी को हम कैसे हरा सकते हैं। क्या है ये बीमारी, कैसे होती है ये बीमारी, क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हैं और कैसे हम अपना बचाव इस बीमारी से कर सकते हैं। आज हम बचाव के साथ साथ उपचार के तरीके भी देखेंगे और इसी के माध्यम से आज अपनी चर्चा करेंगे। सो आई होप आप सभी अपने पास पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे ताकि आप आज की जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको अपने कॉपी में उतार पाएंगे और इस जागरूकता को अपने साथ साथ अपने परिवार को दे पाएंगे, परिवार से समाज को दे पाएंगे और इसके माध्यम से हम कैंसर मुक्त भारत को बना पाएंगे। चलिए आइए चलते हैं, डायरेक्टली सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी का पुनः मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। और जैसे कि आप जानते हैं कि कैंसर नामक बीमारी, इसको मौत का दूसरा नाम भी कहा जाता है, क्योंकि ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि इस बीमारी से अगर आप ग्रसित हो जाते हैं तो इसके लिए जो इलाज हमें करवाना पड़ता है वो बहुत ही ज्यादा महंगा इलाज भी है, साथ साथ बहुत डरावना इलाज भी है। आप सभी ने देखा होगा कि जो कैंसर के पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनकी जीवन की क्वालिटी कितनी खराब हो जाती है। कीमोथेरेपी से होकर उन्हें गुजरना पड़ता है, रेडियोथेरेपी से होकर उन्हें गुजरना पड़ता है और ये सभी थेरेपीज इतनी दर्दनाक होती हैं, इतनी भयानक होती हैं कि इन थेरेपीज से इनके शरीर से जब ये गुजरते हैं, इन सभी थेरेपी के माध्यम से इनका जब कैंसर इनको मुक्त बनाया जाता है तो फिर भी इनका जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इनके शरीर के जो अच्छे सेल्स होते हैं, हेल्दी सेल्स होते हैं, ये भी इनका भी नाश होता है इन सभी रेडिएशंस के कारण। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि कैंसर से पीड़ित व्यक्ति जो अब कैंसर मुक्त भी हो गए हैं और इन थेरेपीज के माध्यम से मुक्ति पाई है उन्होंने, तो वो कहीं ना कहीं उनका जीवन बहुत अस्वस्थ रहता है। बहुत सारी बीमारियां उनको होती है और स्पेशली उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बहुत ज्यादा कमजोर रहती है। तो आज हम सभी को ये समझने की जरूरत है कि आज हमें अपना नजरिया थोड़ा सा बदलना होगा। देखिए, हमारा नजरिया बीमारी को लेकर ही क्या है मैं आपको बताना चाहूंगी। हमारा नजरिया ये है कि हमें बीमारी नहीं है तो हमें गारंटेड तरीके से मान लेते हैं कि आगे चलकर भी हमें बीमारी नहीं होगी, और इसीलिए हम बीमारी से अपने आप को बचाने के लिए कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाते ही नहीं है। हम ना ही कोई स्टेप्स लेते हैं, हम ना ही कोई भी प्रिवेंशन के तरीकों को अपनाते हैं और हमें लगता है कि हम आगे भी स्वस्थ रहेंगे। लेकिन हमारा भ्रम कब टूटता है, जब हमें बीमारी होती है, अचानक से हमें पता चलता है और लाखों रुपए हमें खर्च करने पड़ते हैं केवल अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए। और इसीलिए आज मैं आपको ये जागरूकता देना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरे जीवन की मेहनत की कमाई जो है वो बचे, आप चाहते हैं कि आपका हेल्थ एक्सपेंडिचर कम हो, आप चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, तो उसके लिए आपको अपने शरीर को बिल्कुल गारंटेड नहीं लेना है और अपने शरीर के लिए सही वक्त पर सही कदम उठाने हैं। अब ये सही कदम आखिर क्या है? ये सही कदम है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर को अपने जीवन में अपनाना, इस मूल मंत्र को अपने जीवन में अपनाना। अब इस मूल मंत्र का अर्थ क्या है? यानी उपचार से बेहतर है बचाव। आपको उपचार की तरफ नहीं, आज बचाव की तरफ बढ़ना होगा। अपने नजरिए को प्रिवेंटिव अप्रोच की तरफ बढ़ाना होगा और तभी आप बीमारियों से पहले से ही बच पाएंगे और अपनी स्थिति को हमेशा बेहतर पाएंगे। और इसीलिए कैंसर जैसी बीमारी पर भी हमें इसी प्रकार के मूल मंत्र को अपनाना है, क्योंकि ये बीमारी अगर एक बार हो जाती है तो आप जानते हैं कि जीवन की क्वालिटी कितनी खराब होती है, फाइनेंशियल लॉस कितना होता है, पूरी फैमिली को फाइनेंशियल लॉस से होकर गुजरना पड़ता है, इमोशनल लॉस से होकर गुजरना पड़ता है। और इसीलिए बहुत जरूरी है आज ये समझना कि आज हर एक व्यक्ति को जागरूक रहना होगा कि बीमारी का कारण आखिर है क्या, क्यों होती है ये बीमारी। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज ये जो कैंसर नामक बीमारी है वो किसी के ओहदे को देखकर, ना ही उसकी धन संपत्ति को देखकर उसे होती है, क्योंकि आज ये किसी को भी हो रही है। आप जानते हैं कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, सोचिए इनका कितना अच्छा लाइफस्टाइल रहता है, इनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती है। बड़े बड़े डाइटिशियंस, बड़े बड़े
योगा ट्रेनर से या अनेकों ट्रेनर, फिटनेस ट्रेनर से ये लोग ट्रेनिंग लेते हैं, डेली अपना एक्सरसाइज भी करते हैं, सभी प्रकार के ये लाइफस्टाइल चेंजेस को अपनाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी सोचिए इन्हें कैंसर हो जाता है। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं स्क्रीन में, ये तीनों ही व्यक्ति जाने माने सेलिब्रिटी हैं। नरगिस दत्त है, ऋषि कपूर जी है और इरफान खान जी हैं। आप जानते हैं कि जाने माने हैं, लेकिन फिर भी इनकी मृत्यु कैंसर के कारण हुई है। इन्होंने अच्छे डॉक्टर के पास गए, इलाज भी करवाया, लेकिन फिर भी सोचिए ये बच नहीं पाए, अपना जीवन नहीं बचा पाए, और इसी कारण इनकी जो मृत्यु हुई है वो कैंसर के कारण ही हुई है। लेकिन आज हमें इस बीमारी से डरना नहीं है, आज हमें घबराना नहीं है, बल्कि आज हमें सही वक्त पर सही कदमों को उठाना है। हमें इस बीमारी के बारे में जागरूक रहना है, और जागरूक रहेंगे तो आप इस बीमारी से अच्छे से लड़ पाएंगे। जैसे कि कई व्यक्ति हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे मनीषा कोइराला, सोनाली बेंद्रे, लिसा रे जैसे कई प्रकार के हमारी पर्सनैलिटीज हैं जिनको कैंसर हुआ, और सोचिए कि इन्होंने कैंसर से बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी है और आज एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। हमें इनसे इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है। अगर आपके परिवार में भी कोई कैंसर पेशेंट है तो आपको डरना नहीं है। उनके जीवन को बेहतर बनाने के सभी प्रयासों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, और वही चीजों को आपको उनके जीवन में अपनाना है। साथ साथ उनके जीवन के साथ अपने जीवन में भी अपनाएं, ताकि आप बचाव कर सके अपना इस बीमारी से। और जब हम बचाव के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला काम जागरूकता की तरफ अगर हमें लेके जाना है, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या भारत में कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, क्या भारत में कैंसर से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। इसके बारे में हमें जागरूकता होनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आईसीएमआर की रिपोर्ट है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट जारी हुई है, और इस रिपोर्ट के जरिए उन्होंने बताया है कि भारत में कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। जी हाँ, 2025 तक यानी 2020 से 25, 5 सालों के अंदर भारत में कैंसर के केसेस 12% की दर से बढ़ेंगे, ऐसा इनका कहना है। अब सोचिए कि हमारी भारत की पॉपुलेशन आखिर कितनी है। जनसंख्या हमारी 140 करोड़ से भी ऊपर है, और आप जानते हैं कि 140 करोड़ में 12% भी कम से कम कई लाखों और करोड़ों लोग हैं जो आगे आने वाले वक्त में कैंसर के शिकार होने वाले हैं। इनका एक रिपोर्ट, इसी रिपोर्ट के अनुसार एक और डाटा है, एक और आंकड़े हैं जो इन्होंने रिलीज करे हैं। इन्होंने कहा है कि अगर हम अपनी पूरी भारत की पॉपुलेशन को, जनसंख्या को 8-8 के ग्रुप में विभाजित कर लें, तो 8 में से एक व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जिसको कैंसर होगा, यानी वो कैंसर से पीड़ित होगा। तो सोचिए कि आज भारत में कई लोग हैं जो ऑलरेडी कैंसर के शिकार हो चुके हैं, और इसीलिए आज हमें समझने की जरूरत है ये बीमारी है क्या, कैसे हम अपना बचाव इससे कर सकते हैं, कैसे अपना उपचार इससे कर सकते हैं। देखिए, ये कैंसर नामक बीमारी की अगर हम बात करें तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब ये जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे है, क्यों होती है, और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं क्यों होती है, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि कैंसर होने की संभावना हर एक व्यक्ति को है। मुझ में भी है कैंसर सेल, आपके अंदर भी है कैंसर सेल, यानी कैंसर सेल अगर हर किसी के अंदर है तो संभावना हर किसी के अंदर है कैंसर होने की। और ये कैंसर सेल आखिर बनते कैसे हैं? देखिए, हमारा शरीर जो है वो पूरे, उसका निर्माण कैसे हुआ है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है यही सेल। जैसे हम अपना घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए हम ईंट का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हमारे शरीर बनाने के लिए सेल का इस्तेमाल किया जाता है। ये सेल जो है वो हमारे शरीर में बनते रहते हैं, यानी जब सेल पुराना हो जाता है, जब उसकी लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है, तो उसकी जगह पर नए सेल्स का निर्माण होता है। अब ये नए सेल्स का निर्माण सेल डिवीजन की माध्यम से होता है। ये पूरी एक प्रक्रिया है जो सेल का निर्माण करती है। अब ये सेल डिवीजन जब भी होता है तो उस वक्त जेनेटिक चेंजेस होना, अगर हो जाता है जेनेटिक चेंजेस, तो इसके कारण कैंसर सेल का निर्माण होता है। यानी दो तरीके के सेल आपके होते हैं, एक होता है नॉर्मल सेल और एक होता है कैंसर सेल। अब ये नॉर्मल सेल क्या होता है? नॉर्मल सेल ऐसे सेल होते हैं जिनको अगर ब्लड सप्लाई मिल जाए तो इनकी जो ग्रोथ की मात्रा है वो लिमिटेड होती है, यानी ये बहुत ही कम स्तर तक ग्रो करते हैं, और एक वक्त बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी जगह पे नए सेल्स का निर्माण होता है। लेकिन जो कैंसर सेल होते हैं उनकी मेथड, उनका जो काम करने का तरीका है, प्रोसेस है, वो बहुत ज्यादा अलग होता है। ये कैंसर सेल में जेनेटिक चेंजेस यानी जीन्स में डैमेज होने के कारण ये बनते हैं, और इसके कारण क्या होता है कि जब ब्लड सप्लाई कैंसर सेल को मिलती है तो ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में एक्सपोनेंशियल लेवल पे ग्रो करते हैं। एक्सपोनेंशियल लेवल पर इनकी ग्रोथ होने के कारण, बहुत मात्रा में ग्रो होने के कारण,
इनकी ग्रोथ को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए ये प्रोग्राम सेल डेथ की जो प्रक्रिया है, यानी एक वक्त बाद जो सेल्स हैं वो मर जाते हैं, इस प्रक्रिया को ये फॉलो नहीं करते हैं और इसीलिए ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं। एक सेल से दूसरे सेल का निर्माण, दूसरे कैंसर सेल से तीसरे कैंसर सेल का निर्माण, बढ़ते 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 ये आपके टिश्यू को डैमेज करेंगे और आपके शरीर में मैलिग्नेंट कैंसर को पैदा करेंगे, जिसको हम आम भाषा में कैंसर के नाम से जानते हैं। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि कैंसर का कारण क्या है। आपके शरीर के अंदर कैंसर सेल्स, और ये कैंसर सेल जिसको हम एबनॉर्मल सेल भी कहते हैं, ये हर किसी के अंदर मौजूद है। बस यही बात है कि किसी व्यक्ति के अंदर इसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है तो उनकी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। किसी व्यक्ति के अंदर इनकी मात्रा बहुत कम होती है और इसीलिए उन्हें कैंसर होने की संभावना बहुत कम होती है। ये डिपेंड करता है कि आप जो ये रिस्क फैक्टर्स है, अगर आप इनको अपने जीवन में अपना रहे हैं तो आपके शरीर में कैंसर सेल्स की मात्रा बढ़ेगी। और इसीलिए आज मैं आपको जागरूक करना चाहूंगी कि ये कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपको कैंसर से पीड़ित कर सकते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहला रिस्क फैक्टर जो आपको कैंसर से पीड़ित कर सकता है वह है तंबाकू और स्मोकिंग, यानी धूम्रपान का सेवन करना। देखिए, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू लेते हैं, तो इसके कारण आपके शरीर में टॉक्सिन्स जाते हैं और ये टॉक्सिन्स जब आपके शरीर में जाते हैं तो आपके शरीर के जो हेल्दी सेल्स हैं उनको डैमेज करते हैं। ये टॉक्सिन्स आपके शरीर के लिए बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि ये प्लाक का फॉर्मेशन करते हैं और इसके कारण आपके शरीर की जो धमनियां हैं, जहां से ब्लड सर्कुलेशन होता है, उनमें चोकिंग एंड ब्लॉकिंग होती है। यानी चाहे दिल की बीमारी हो या फिर कैंसर की बीमारी, इनका कारण स्मोकिंग एंड तंबाकू बन सकता है। और इसी वजह से बहुत जरूरी है समझना कि स्मोकिंग और तंबाकू की आदत को बिल्कुल बंद करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप कैंसर मुक्त जीवन जिए। अब आइए चलते हैं दूसरे रिस्क फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं। और ये दूसरा रिस्क फैक्टर क्या है? ये दूसरा रिस्क फैक्टर है शराब का सेवन करना। देखिए, ये आदत भी आज की जनरेशन के बहुत कूल ट्रेंड माने जाते हैं और आज की जनरेशन का मानना है कि अगर आप शराब नहीं पीते हैं तो आप बहुत कूल व्यक्ति नहीं हैं, आप बहुत ही पिछड़े व्यक्ति हैं। लेकिन ऐसा जो ये एक प्रकार की मिथ बनी हुई है, जो एक प्रकार की भ्रांति बनी हुई है, उसको तोड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि आज ये आदत आपको कैंसर से पीड़ित कर सकता है। जी हाँ, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का ये साफ तौर पे कहना है कि अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो आपका कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि जब शराब की बूंद आपके शरीर के अंदर जाती है तो एक बहुत टॉक्सिक केमिकल में कन्वर्ट होती है और इस टॉक्सिक केमिकल का नाम है एसिटल एल्डिहाइड। जी हाँ, ये एसिटल एल्डिहाइड आपके शरीर के जो हेल्दी सेल्स हैं उनको डैमेज करने का काम करते हैं, आपके डीएनए में गड़बड़ियां पैदा करते हैं और इसी वजह से कैंसर सेल का निर्माण होता है। जब कैंसर सेल बढ़ेंगे तो आपके शरीर में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। सो आई होप ये दूसरा रिस्क फैक्टर भी आप सभी ने जरूर समझा होगा और इस आदत को छोड़ना बहुत जरूरी है। अब आइए चलते हैं तीसरे रिस्क फैक्टर की तरफ। और ये तीसरा रिस्क फैक्टर हर किसी व्यक्ति के अंदर मौजूद है क्योंकि आज हम अपनी टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या कुछ नहीं खाते हैं। फास्ट फूड खाते हैं बिना उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटीज को चेक किए बिना। हमें पता भी नहीं होता कि इसके अंदर क्या डाला हुआ रहता है। सोचिए कि ये इतना हानिकारक खाना होता है कि ये आपको कैंसर से पीड़ित कर सकता है क्योंकि इसके अंदर कई प्रकार के केमिकल्स हैं, जैसे कि अजीनोमोटो। आप जानते हैं, इसका नाम सुना होगा आपने, चाउमीन में, मोमोज में बहुत ज्यादा ये पाया जाता है और अजीनोमोटो के कारण कैंसर होता है, ये स्टडीज ने साफ तौर पे कहा है। इसके साथ साथ ये जो सभी प्रकार के फास्ट फूड्स हैं, ये जो सभी प्रकार के पैकेज फूड हैं, जैसे कि चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, जो आज के सभी जनरेशन के व्यक्ति खा रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो एडल्ट हों या फिर बुजुर्ग व्यक्ति हों, हर कोई इन सभी चीजों को खा रहा है, पैकेज फूड का सेवन कर रहा है, प्रोसेस फूड का सेवन कर रहा है और इसके अंदर ट्रांस फैट की मात्रा होती है। ये ट्रांस फैट आपके शरीर के अंदर जब ज्यादा है तो ये कैंसर सेल्स का निर्माण करता है। इसलिए बहुत जरूरी है ये समझना कि आपके शरीर में जो खाने के कारण डैमेज हो रहा है, इसको रोकना बहुत जरूरी है और ये तभी होगा जब आपको जागरूकता होगी कि हम क्या खा रहे हैं, ये जो हम खा रहे हैं इससे कैंसर हो सकता है या नहीं। इसके साथ साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये साफ तौर पे कहा है कि अगर आप रेड मीट का सेवन करते हैं तो इसके कारण भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अमीन के ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जो आपके अंदर कैंसर की संभावना को बढ़ा सकते हैं। सो आई होप आप सभी को जरूर समझ में आया होगा कि आज हमें किस प्रकार की डाइट का सेवन करना है और किस प्रकार की डाइट का सेवन नहीं करना है। नहीं करने वाली बात मैंने आपको अभी बता दी, करने वाली बात मैं आपको समाधान में बताऊंगी। अब आइए चलते हैं चौथे रिस्क फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं और ये चौथा रिस्क फैक्टर है हमारा जीवन शैली। हम किस प्रकार की जीवन शैली जी रहे हैं? निष्क्रिय जीवन शैली जी रहे हैं। हम एक्सरसाइज करना प्रेफर नहीं करते हैं, हम पूरे टाइम बैठे रहते हैं,
सभी काम आज हम लैपटॉप और फोन के जरिए कर रहे हैं और इसी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हम अपने शरीर को हिलाते डुलाते ही नहीं हो और इसके कारण मोटापे के शिकार हो रहे हैं। मोटापा आपको कैंसर की बीमारी का शिकार बना दे रहा है। तो सोचिए ये कितनी विशियस साइकिल है। एक साइकिल दूसरी साइकिल को कहीं ना कहीं प्रमोट कर रही है और इसीलिए बहुत जरूरी है समझना कि आज हमें अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। निष्क्रियता से सक्रियता की तरफ बढ़ना होगा, यानी सिडेंटरी लाइफस्टाइल को हटाकर आपको एक एक्टिव जीवन शैली को जीना होगा। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे समाधान पर। अब आइए चलते हैं पांचवें रिस्क फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं और ये पांचवा रिस्क फैक्टर आपके कंट्रोल में नहीं है। जी हाँ, ये पांचवा रिस्क फैक्टर है पॉल्यूशन एंड यूवी रेडिएशन। हमारे आसपास जो हम सांस ले रहे हैं, सांस में हवा के अंदर पॉल्यूटेंट्स हैं। आप पानी पी रहे हैं, उसके अंदर पॉल्यूटेंट्स हैं। हम जहां से खाना आता है हमारा डायरेक्टली फार्म प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर खेतों से जो आ रहे हैं, उस सॉइल के अंदर पॉल्यूटेंट्स हैं। और सोचिए ये पॉल्यूटेंट जब हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो कितना डैमेज क्रिएट करते हैं। ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं आपके शरीर के अंदर जाते हैं और ऑक्सीडेंट्स का निर्माण करते हैं। ये ऑक्सीडेंट्स की तरह काम भी करते हैं और इसी वजह से आपके शरीर के जो हेल्दी सेल्स हैं उनको डैमेज करते हैं और डैमेज के कारण ये इसी प्रकार से आपके शरीर में कैंसर सेल का निर्माण भी करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है समझना कि ऑक्सीडेंट कार्सिनोजेनिक होते हैं और इनको हटाने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना होगा। इसके बारे में हम समाधान पर चर्चा करेंगे। अब आइए चलते हैं छठे रिस्क फैक्टर की तरफ और ये छठा रिस्क फैक्टर है वायरसेस, बैक्टीरिया। हमारे आसपास मौजूद सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मनुष्य से बहुत पहले से मौजूद हैं और इन सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हमें संक्रामक बीमारियां होती हैं। अब ये जो संक्रामक बीमारियां हैं वो बहुत घातक है, क्योंकि ये संक्रामक बीमारियां जब लंबे समय तक आपके अंदर रह जाती हैं तो ये कैंसर तक का निर्माण करती हैं। चाहे वो स्किन कैंसर की बात करें, हेपेटाइटिस लंबे समय तक अगर रहता है, क्रोनिक हेपेटाइटिस आपको लीवर कैंसर से पीड़ित कर सकता है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आज हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाकर इन संक्रामक बीमारियों से बचना होगा। इस पर भी हम समाधान पर चर्चा करेंगे, कैसे हम ऐसा कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं सातवें रिस्क फैक्टर और ये सातवां और आखिरी रिस्क फैक्टर है इन्फ्लामेशन यानी सूजन। स्पेशली जो हमारी अंदरूनी सूजन है वो बहुत घातक होती है और ये बहुत सारी बीमारी को न्योता देती है। इनमें से मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब आपके शरीर के अंदर सूजन होती है तो इसके माध्यम से आपके शरीर में इन्फ्लामेटरी साइटोकिन्स का साइटोकिन्स जो है वो पैदा होते हैं और ये इन्फ्लामेटरी साइटोकिन्स एक प्रकार के केमिकल्स हैं जो आपके शरीर के हेल्दी सेल्स को डैमेज करते हैं और इसी वजह से कैंसर का निर्माण यहाँ पर हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है समझना कि आज हमें सूजन को भी कम करना होगा। कैसे कर सकते हैं इस पर भी हम बातचीत करेंगे। अब हमने सारी प्रकार की जो गड़बड़ियां हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको जान लिया है जो कैंसर कॉज कर सकते हैं। अब बस हमें क्या करना है, इस मूल मंत्र को जीवन में अपनाना है। इसको अपनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इन सभी रिस्क फैक्टर से बचना होगा और इन सभी रिस्क फैक्टर से बचने के लिए आज हमें उपायों पर चर्चा करनी पड़ेगी। कौन से वो उपाय हैं, कौन से वो समाधान है जिसको आप अपनाकर अपने जीवन को कैंसर मुक्त बना सकते हैं। और उसके लिए आज मैं आपको रूल ऑफ 4 देना चाहूंगी। जी हाँ, रूल ऑफ 4 कैंसर प्रिवेंशन में बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। अब ये रूल ऑफ 4 क्या है? रूल ऑफ 4 में 4 रूल्स आते हैं, 4 नियम आते हैं। 4 नियम में सबसे पहला नियम है लाइफस्टाइल में बदलाव लेकर आना। दूसरा नियम है कि ऑक्सीडेशन से फाइट करना। तीसरा नियम है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाना और चौथा नियम है कि सूजन से रहित अपने शरीर को बनाना। अब आप इन चारों रूल्स को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं, एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला जो रूल है, सबसे पहला नियम है लाइफस्टाइल में बदलाव लाना। इसको अगर आप अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो सबसे पहला जो चेंज आपको लाना है वो अपने आहार पे लाना है, डाइट में चेंजेस लाने हैं। क्योंकि देखिए आपका आहार आपके स्वास्थ्य को बनाने में 90% तक की भूमिका को अदा करता है और इसीलिए बहुत जरूरी है समझना कि आपको आज किस प्रकार का खाना खाना चाहिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट अगर आप खाएंगे, अगर आप प्रोसेस खाना खाएंगे, अगर आप ज्यादा फास्ट फूड खाएंगे तो आपको कैंसर होने की संभावना होगी। और इसीलिए समझना होगा कि आज हमें प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ बढ़ना होगा। ज्यादा से ज्यादा आपको सब्जियों का सेवन करना है, दालों का सेवन करना है, फलों का सेवन करना है जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। आप मिक्स ग्रेन की रोटियां खा सकते हैं। फाइबर से युक्त खाना खाइए जो आराम से आपके शरीर में आपको आराम से घुल भी जाए और इसके माध्यम से आपको सभी प्रकार के फायदे भी मिले। इसके साथ साथ अगर हम बातचीत करें तो आपको ऑयल पर भी ध्यान देना है कि किस प्रकार के ऑयल से आप खाना बना रहे हैं। तो हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल करके ही अगर आप खाना बनाएंगे तो ये आपको एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भी आपके शरीर में बढ़ाएगा।
तो बहुत जरूरी है कि इस प्रकार का खाना आपको खाना है। अब आइए चलते हैं दूसरे प्रकार के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में, और वह है कि आपको निष्क्रियता से सक्रियता की तरफ बढ़ना है, यानी एक्टिव लाइफस्टाइल जीना है। और एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए आपको प्रतिदिन 1 घंटा अपने आप के लिए निकालकर 40 मिनट एक्सरसाइज करनी ही करनी है। 40 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, 20 मिनट प्राणायाम करेंगे, तो आप अपने जीवन को स्वस्थ बना पाएंगे। कैंसर जैसी बीमारी से भी अपने आप को रहित बना पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि डेली एक्सरसाइज करें। अब आइए चलते हैं तीसरे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ, और ये जो लाइफस्टाइल में बदलाव है वह है कि अपनी न्यूट्रिशनल जरूरतों को पूरा करना। देखिए, आपकी जो पोषण की जरूरत है उसको पूरा करना बहुत जरूरी होता है, और उसके लिए आप कई प्रकार के न्यूट्रास्यूटिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर न्यूट्रिशन के कई प्रोडक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि न्यूट्रीचार्ज के हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उसके माध्यम से आप अपनी न्यूट्रिशनल जरूरतों को पूरा करें। गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से आप अपनी न्यूट्रिशनल जरूरत को पूरा करें। तो इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके आप अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर अपने आप को कैंसर से प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कैंसर से बचाव कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं, हमने पहला रूल तो समझ लिया, अब हमें 3 रूल समझने हैं। जो 3 रूल्स हैं वह है कि ऑक्सीडेशन से आपको लड़ना है, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाना है, और इन्फ्लामेशन यानी सूजन से अपने शरीर को रहित बनाना है। अब आप सभी सोचे होंगे, मैम इन तीनों के लिए क्या हमें 3-3 रास्ते चुनने पड़ेंगे? जी बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन तीनों के लिए आज आपके पास एक सॉल्यूशन है, एक रास्ता है, एक समाधान है। केवल उस एक समाधान को अपनाकर आप अपने जीवन में कैंसर जैसी बीमारी को भी हरा सकते हैं, और कैंसर जैसी बीमारी से रहित भी अपने आप को बना सकते हैं। और ये बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन समाधान है आपका अपना गामा ओरिजिनॉल। जी हाँ, आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि दुनिया का सबसे मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है ये, और एकमात्र सॉल्यूशन है जो आपके तीनों प्रकार के रूल्स को आपके जीवन में अपना सकता है। इन तीनों प्रकार के रूल्स को आप अपने जीवन में फॉलो कर सकते हैं। आप गामा ओरिजिनॉल, जो भूरे चावल की भूरी परत से निकाला गया सफेद कलर का पाउडर है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, इस न्यूट्रास्यूटिकल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको पावर पैक प्रॉपर्टीज, 3 पावर पैक प्रॉपर्टीज देता है। अरे 3 पावर पैक प्रॉपर्टीज क्या है? आप चाहते हैं कि आपके शरीर में ऑक्सीडेशन से आप लड़ें, तो ये एक बहुत मोस्ट पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, और इसी वजह से आप ऑक्सीडेशन से अच्छे से लड़ पाते हैं। दूसरा, आप चाहते हैं कि आपके शरीर में सूजन ना हो, तो उसके लिए गामा ओरिजिनॉल के अंदर एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट पाए जाते हैं, और इसी के माध्यम से आपकी सूजन अंदरूनी कम होती है। गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर बनती है, इम्यूनिटी बूस्टिंग एजेंट की तरह ये काम करता है, और यही तो हम चाहते हैं। और इसी के माध्यम से, ये तीनों प्रॉपर्टीज के माध्यम से आज गामा ओरिजिनॉल एक पोटेंशियल एंटी कैंसर एजेंट की तरह काम कर रहा है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऑलरेडी गामा ओरिजिनॉल पर बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं। आप इन स्टडीज को हमारी साइट www.original.in साइट पर जाकर देख सकते हैं। इन स्टडीज में आपको जानने को मिलेगा कि गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से इवन स्किन कैंसर से अपना बचाव किया जा सकता है। गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से प्रोस्टेट कैंसर के उपचार में भी इसने मददगार साबित हुआ है। तो सोचिए कि प्रोस्टेट कैंसर को भी सही करने में गामा ओरिजिनॉल ने अपना बहुत बखूबी रोल निभाया है। इसके साथ साथ 2013 की स्टडी कहती है कि साइटोटॉक्सिक एजेंट्स को यह कम करता है और कैंसर कीमो प्रिवेंशन में मदद करता है। 2012 की स्टडी कहती है कि गामा ओरिजिनॉल के अंदर एंटी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट पाए जाते हैं, यानी आपके शरीर में कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकता है। कैसे रोकता है? नेचुरल किलिंग सेल्स को एक्टिवेट करके। इसके साथ साथ 2009 की स्टडी कहती है कि इसके अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है, और इस कंपाउंड का नाम है साइक्लोआर्टेनॉल फेरुलेट। अब ये साइक्लोआर्टेनॉल फेरुलेट जो है वो बहुत बेहतरीन एजेंट है, जो कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकने में आपकी मदद कर सकता है। और इसीलिए बहुत जरूरी है समझना कि आज इन सभी स्टडीज के माध्यम से प्रूवन है कि गामा ओरिजिनॉल आपके शरीर में कैंसर की ग्रोथ को रोकता है। इसके पीछे का दूसरा कारण यह भी है क्योंकि ये एंजियोजेनेसिस की प्रोसेस को रोकने में मदद करता है। एंजियोजेनेसिस क्या होता है? जो कैंसर सेल को ब्लड सप्लाई मिलती है उसको रोकने का ये काम करता है। तो सोचिए, ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो कैंसर की ग्रोथ कैसे होगी, इन सेल्स की ग्रोथ कैसे होगी? और यही काम गामा ओरिजिनॉल करता है। तो आज लाखों स्टडीज ऑलरेडी गामा ओरिजिनॉल पर हो गई हैं, जिनमें से कुछ स्टडी कैंसर पर भी हो रखी हैं। और हमारे भारत के जाने माने कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर राहुल भार्गव, जो फोर्टिस हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, इन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि गामा ओरिजिनॉल अगर आप लेते हैं लंबे समय तक, तो आप अपने कैंसर होने की संभावना को शून्य कर सकते हैं। मैं आपको डॉक्टर राहुल भार्गव जी का वीडियो जरूर सुनाना चाहूंगी, क्योंकि इसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि कैंसर को की रोकथाम में गामा ओरिजिनॉल कैसे काम कर सकता है, रोकथाम के साथ साथ उपचार में भी आपकी मदद कर सकता है। तो आप सभी ध्यानपूर्वक तरीके से डॉक्टर राहुल भार्गव की बातों को ध्यान से सुने। Gamma Original has been found out
to be effective as an antioxidant which comes from rice bran in preventing the cancers if taken for a long period. And this gamma oryzanol is basically an activator of NK cells which keeps the cancer cells at check. It not only works through NK cell but also it inhibits angiogenesis. It means it cuts the supply for the cancer cells to grow. सो आई होप आप सभी ने डॉक्टर साहब की बातों को बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से सुना होगा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से आपके शरीर में कैंसर सेल की ग्रोथ को रोका जाता है। ये आपके शरीर में नेचुरल किलिंग सेल्स को एक्टिवेट करता है जिसके माध्यम से कैंसर सेल की ग्रोथ रुकती है। ये आपके शरीर में एंजियोजेनेसिस की प्रोसेस जो अभी मैंने आपको बताया था कि ब्लड सप्लाई कैंसर सेल की जो होती है उसको रोकने का काम करता है और इसके माध्यम से कैंसर सेल की ग्रोथ को रोका जाता है। डॉक्टर साहब कहते हैं लंबे समय तक गामा ओरिजिनॉल लेने से आपकी कैंसर होने की संभावना शून्य हो सकती है। तो जरूरी है कि गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल इवन उपचार के लिए भी किया जाए और बचाव के लिए भी किया जाए। मैं आपको कुछ टेस्टिमोनियल भी दिखाना चाहूंगी जो कई व्यक्ति हैं जिन्होंने गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से कैंसर का ट्रीटमेंट करा है अपना। जी हाँ, अमित सकारिया जी जूनागढ़ गुजरात के रहने वाले हैं। बहुत बेहतरीन रिजल्ट इनको गामा ओरिजिनॉल से मिला है क्योंकि इनको स्टेज 4 का कैंसर था, पेट का कैंसर था और इन डॉक्टर्स ने भी कह दिया था कि अब आपके पास केवल 2 महीने बचे हैं। इनका ट्रीटमेंट बंद हो गया था क्योंकि डॉक्टर्स को भी कोई होप नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी इनके बचने की। इनको सिर्फ 2 महीने दे रखे थे कि इतना ही वक्त आपके पास अब बचा है। जब ये अपने गांव वापस आए तो इन्होंने फिर से इनसे आरसीएम परिवार के कोई व्यक्ति मिले, उन्होंने इन्हें गामा ओरिजिनॉल दिया। इन्होंने डेली 6 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के लिए 2 महीने बाद जब ये लीलावती हॉस्पिटल दोबारा वापस गए, इन्होंने अपने टेस्ट करवाए तो टेस्ट के रिजल्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए कि आखिर आपने ऐसा क्या लिया कि आपके कैंसर सेल की ग्रोथ इतनी रुक गई है। आपने आखिर क्या लिया कि आपका कैंसर बिल्कुल खत्म होने की कगार पर आ गया है। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने गामा ओरिजिनॉल का सेवन करा है। इसके अंदर ये बेहतरीन प्रॉपर्टीज मिली हैं इनको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिला है और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये आज जीवित हैं, स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, हेल्दी जीवन जी रहे हैं, कैंसर मुक्त जीवन जी रहे हैं और इसके पीछे का कारण है गामा।